नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 40, जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में आपको आपके एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करा दिया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है। अगर बाय चांस आपको ये बुक वहां पे अवेलेबल नहीं रहती है तो आप घर बैठे फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस समान हिंदी की पुस्तक में एंटायर सिलेबस को, आपके हिंदी के एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, तो इस पुस्तक को जरूर गो थ्रू करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जैसा कि आप लोग ने बोला था मैम प्रश्नों को बढ़ाइए, तो आज की क्लास में अभी हम 30 प्रश्नों के साथ चल रहे हैं और इन 30 प्रश्नों को हम जल्दी ही 40 प्रश्नों में भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हर प्रश्न पे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना रहता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है? तो उसको आप एक जगह नोट डाउन भी करते हुए चला करिए। ये मत सोचा करिए कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करे या मैम ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया और छोड़ दो। वहां पे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, रेगिस्तान दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है वादीरम, कहां पर है? जॉर्डन में है, एकदम सही। ठीक है, नेगेव कहां पर है? इजराइल में, एकदम सही। टकला मकान कहां पर है? चाइना में, चीन में, एकदम सही। कराकुम जो है यहाँ पे कजाकिस्तान दिया है, ये कजाकिस्तान में नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान में है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, हर साल पेपर में ज्यादातर आपका पूछ ही लेता है कि ये डेजर्ट कहाँ पर है, किस कंट्री में है या कहाँ पर है। ठीक है, तो थोड़ा डेजर्ट की लोकेशन मैप में एक जगह आप लोग ड्रॉ करके रखे रहिए, ताकि पेपर में आपको डिफिकल्टी ना हो। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, इतना समझ में आ रहा होगा। दक्षिणी अमेरिका, ये आपका क्या है? ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इधर एशिया हो गया, एशिया हो गया इधर। चलिए, तो देखिए ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। सोनोरन डेजर्ट याद रखिएगा, ये दोनों डेजर्ट तो जरूर याद रखिएगा। अब हम इधर आते हैं, जब हम साउथ अमेरिका में आते हैं तो पेरुवियन डेजर्ट याद रखिएगा, अटाकामा डेजर्ट याद रखिएगा, यहाँ पे पेंटागोनियन याद रखिएगा। ये आपका कौन सा रीजन है? अगर आपने मैप को कभी भी पढ़ा है तो ये आपको पता है, ये आपका पेरू और चिली वाला रीजन है, जहां पे अटाकामा डेजर्ट, पेरुवियन डेजर्ट, पेंटागोनियन की बात की गई है। याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीधे सीधे पेपर में प्रश्न बनता है कि सोनोरन डेजर्ट कहां पर है, तो याद रखोगे आप कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? यूएसए में है। ठीक है, याद रखिएगा यूएसए में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, और यहीं पर आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट के बीच में मोजावी डेजर्ट भी है। ये सारा पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इधर आप आओगे तो अभी हमने डिस्कस किया है, जो टकला मकान है वो किसमें है? वो चाइना में है। ठीक है, चीन में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इधर ही क्लास, इधर ही अगर आप आओगे इधर एशिया साइड में, तो ईरान में कुछ डेजर्ट पाए जाते हैं, जैसे कि दस्ते लू, इधर लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ये दस्ते काविर और दस्ते लूट जो है, ये आपका कहाँ पर है? ये ईरान में है। ये भी पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अफ्रीका की बात हम कर रहे थे। अफ्रीका में इधर आओगे आप इस रीजन में, तो इधर कलाहारी डेजर्ट है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कलाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। ठीक है, और अफ्रीका में जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो इधर आपको पता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट यहाँ पर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम अफ्रीका, यहाँ पे जो अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो ये रीजन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, इसको हम अलग से देखते हैं, क्योंकि
प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, इस वजह से इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये आपको पता है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे डेजर्ट का नाम देखते जाओ। पेपर में प्रश्न पूछा था कि जो डेजर्ट्स है उनको नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने को बोला था। तो देखो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। अभी तक पेपर में प्रश्न कैसे बन रहा था कि ये डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, सिंपल सा, या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में। पेपर में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को लिया और बोला इसमें आप नॉर्थ टू साउथ डेजर्ट्स को लोकेट करिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको दिख रहा है, इधर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, इधर आपका है गिब्सन डेजर्ट, सब याद रखिएगा। यहाँ पर लिटिल सैंडी डेजर्ट है, तो ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, बिल्कुल भी भूलने की गलती मत करिएगा। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कई बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो बच्चे बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो पेपर में क्या कर दिया इन्होंने ट्विस्ट में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ में है कि साउथ में है कि नॉर्थ ईस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है, इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछ लिया, या फिर आपका वेस्ट साइड में है। तो याद रखिएगा लोकेशन, ये रहा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आप और याद रखेंगे जो पेपर में पूछा गया है कि किम्बरले प्लेटू कहाँ पर है। तो किम्बरले प्लेटू कहाँ पर है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और आपके डेजर्ट्स हैं जो कि पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन तब भी आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपका तनामी डेजर्ट कहाँ पर है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक और सिम्पसन डेजर्ट, ये भी पूछा गया, ये पूछा गया है कि सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है ये वाला रीजन, ये आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। अगर पेपर में प्रश्न पूछिए कि डेजर्ट और कंट्री से रिलेटेड तो आप कर लेंगे, इसको जरूर रिवाइज करिएगा, इसको एक जगह फोल्डर में अपने ऐड कर लीजिए, पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए यहाँ पर एक हिल्स पे क्वेश्चन है, ठीक है, पहाड़ियों पे प्रश्न है और बोला गया है इससे उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने को बोला गया है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, मिश्मी, फिर अबौर, फिर डफला, फिर मिकिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिश्मी की बात की गई है, अबौर की बात की गई है, डफला की बात की गई है, फिर मिकिर हिल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो आपका सबसे पहले मिश्मी है, फिर अबौर है, फिर डफला है, फिर मिकिर है। अभी मैं मैप में दिखा देती हूँ, और यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है, यहाँ पे सही उत्तर आपका ए है। तो चलिए अब इसको मैप से समझते हैं। ए सही उत्तर है, मैंने आपको बता दिया, मैप को देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये याद रखिएगा क्लास कि मिश्मी, अबौर और डफला ये तीनों जो है वो आपका किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में, और मिकिर जो है वो किसमें है, वो आपका असम में है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो देखिए मिकिर, ये मिकिर हिल्स है, ये किसमें है, ये आपके असम में है, ठीक है, असम में, ठीक है। डफला आपको दिखा, मिश्मी आपको दिखा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के मैप को देखेंगे तो इधर कुछ इस तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट है। अगर आप उसको देखेंगे, जो मैं ऐसे ऐसे शैडो कर रही हूँ, ये रीजन आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो इधर आपको डफला दिखा, मिश्मी दिखा, ये आपका असम रीजन है, मिकिर हिल्स। और इधर देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है। गारो खासी जयंतिया किसमें है, मेघालय में है। ये सब पेपर में पूछा गया प्रश्न है। गारो खासी जयंतिया किसमें है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका मेघालय में पाया जाता है। डफला, मिकिर की हमने बात कर ली, अबौर की बात कर ली, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डफला, अबौर, डफला, और यहाँ पर आपका मिश्मी हो गया, ठीक है। और मिकिर की अगर हम बात करेंगे, मिकिर याद रखिएगा, अगर मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया हो तो ये आपका असम में है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नागा हिल्स कहाँ है, नागा हिल्स ऑफ कोर्स सी बात है नागालैंड में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे जा रही है ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी की बात की गई है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सबसे पहले आपको लोहित दिया गया है, फिर धनश्री दिया गया है, फिर बूढ़ी देहान दिया गया है, फिर कलसा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, लोहित, ठीक है, धनश्री और बूढ़ी देहान, ये तीनों आपके ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कलसा आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। कलसा आपका महादेई की ट्रिब्यूटरी है। ये महादेई की प्रमुख नदी है, और ये महादेई की प्रमुख नदी गोवा की, इसे गोवा की जीवन रेखा भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कलसा गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली महादेई की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, यहाँ पर आप देख लो कि कहाँ है ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये रीजन, थोड़ा सा हौच पौच हो गया लेकिन थोड़ा सा आंखों को तकलीफ दीजिए। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करें तो ये आपके ट्रांस बाउंड्री नदी पे बहने वाली ये रिवर है, ठीक है, जो कि भारत और बांग्लादेश में प्रभावित होती है, ये भी आपको पता है। इसकी जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है उनको देख लीजिए, दिहांग, दिबांग, सिकांग, बूढ़ी दिहांग और धनश्री, याद रखिएगा, ये चीज जरूर याद रखिएगा क्लास, ठीक है, पेपर में प्रश्न बनता है। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। अच्छा, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत तेजी से चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी नोट डाउन करते हुए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बहुत स्लो हो रहा है, कभी कभी बच्चों की ये भी शिकायतें आती है कि मैम 40 मिनट में खाली 30 प्रश्नों को डिस्कस किया गया, तो आप ये नहीं देखते कि उस 40 मिनट में मैंने आपसे बिल्कुल बात नहीं की है, मैंने उस 40 मिनट में बस आपको इंफॉर्मेशन दी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप ये मान के मत बैठा करो कि 40 मिनट में हमने खाली 30 प्रश्नों को कवर किया। आप ये देखो कि उन 40 मिनटों में हमने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है जो कि पेपर में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से भी पढ़ो और स्पीड तो आप बढ़ा ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबाद देश का उदाहरण नहीं है, मतलब यहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री की बात की गई है, ये भी पेपर में पूछे गए हुए प्रश्न है। लैंड लॉक्ड कंट्री से पेपर में प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, DR कॉन्गो दिया गया है, बार्किन फासो दिया गया है, सियारा लियोन दिया गया है और माली दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, लैंड लॉक्ड नहीं है बोला गया है, जो DR कॉन्गो है और यहाँ पर आपका जो सियारा लियोन है, ये दोनों आपका लैंडलॉक्ड नहीं है। अभी जाना, एटलस उठाना और इनको लोकेट करना, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा नहीं है, 1 और 3 नहीं है। उत्तर देख लेते हैं, 1 और 3, मतलब बी आपका सही उत्तर है। सियरा लियोन जो है वो आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। अफ्रीका का मैप देखना, वहां पे पश्चिमी तट पर तुमको मिल जाएगा, जिसकी की सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है। अच्छा, जब हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं तो ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, जो चारों तरफ से आपके किसी दूसरी कंट्री से लैंड से घिरी हो, ठीक है, लैंड से घिरी हो, तब हम उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं, ठीक है। जबकि मध्य अफ्रीकी देश DR कॉन्गो की सीमा जो है वो अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। तो एक बार देख लीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक सागर के साथ सियरा लियोन की सीमा लगी हुई है और दक्षिण अटलांटिक सागर के साथ आपकी DR कॉन्गो की सीमा लगी हुई है। चलिए पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जब उत्पादन नियत व मूल स्तर में वृद्धि होती है क्या कहलाती है? A situation in the economy is when the production is fixed and the price level rise. It is called, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड है लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो उस समय क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है आपका स्क्यूफ्लेशन, फिर रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन। तो मैं आपको बता दूं ये आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है, अवृत्तता में मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे आपका स्टैगफ्लेशन है। देखिए क्लास हमेशा याद रखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, डिमांड और प्रोडक्शन। डिमांड और प्रोडक्शन, यहाँ पे हम इसको सप्लाई भी कह सकते हैं। मतलब डिमांड मतलब मांग, मार्केट में कितनी मांग है, ठीक है, कितनी डिमांड है लोगों की। प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में कितनी सप्लाई है। तो जब भी हम डिमांड और प्रोडक्शन या डिमांड और सप्लाई में चेंजेस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं इसकी इन्फ्लेशन की, जब भी हम बात करते हैं, मुद्रास्फीति की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको महंगाई से कोरिलेट करते हैं। लेकिन जब भी मुद्रास्फीति की बात होगी, हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे, एक बास्केट की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्याज का रेट मार्केट में आज बढ़ गया तो हम कह देंगे इन्फ्लेशन आ गया। लोग यही गलती करते हैं, प्याज महंगी हो गई इन्फ्लेशन है भाई, नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करते हैं, कुछ नंबर ऑफ गुड्स, कुछ नंबर ऑफ आइटम्स को साथ में लेके जब उनका रेट बढ़ने लगता है, प्राइस बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, इस तरीके से टर्म यूज करते हैं। अब डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। डिमांड और सप्लाई में अगर हमने मार्केट में डिमांड को फिक्स रखा, ठीक है, देखिए डिमांड अभी भी मार्केट में कितनी है, 10 पेन की है, हम मान के चल रहे हैं। मार्केट में डिमांड 10 पेन की है, लेकिन प्रोडक्शन जो है उसको हमने
पहले देखिए, पहले हम बात करते हैं, डिमांड 10 पेन की है, सप्लाई 10 पेन की है, ठीक है। मार्केट में लोगों को 10 कलम चाहिए, 10 लोग हैं उनको 10 कलम चाहिए, प्रोडक्शन 10 कलम मतलब पेन का हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक एक कलम एक एक पेन ले जाके 10 लोगों को दे दोगे, सब चीज एकदम सही है, डिमांड और सप्लाई एकदम इक्वल है। अब हम कुछ ट्विस्ट लाने जा रहे हैं, कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा डिमांड को हम फिक्स रखेंगे लेकिन सप्लाई को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 20 पेन मार्केट में लॉन्च कर दी और डिमांड खाली 10 पेन की है। तो आप बताइए, जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा मेरी पेन बिक जाए, मेरी पेन बिक जाए, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो प्राइस को कम कर देगा, ठीक है, अपनी कलम को अपनी पेन को बेचने के लिए। क्योंकि डिमांड 10 ही की है, सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से सस्ते रेट में पेन बिकना शुरू हो जाएंगी। ये चीज समझ में आ रहा होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो पेन की कॉस्ट है, जो मार्केट की जो पेन की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी, लोग चाहेंगे ये वाली कलम बिक जाए। लेकिन अभी यहीं पे हम क्या करें, डिमांड को बढ़ा दे, ठीक है, मतलब 100 पेनों की डिमांड कर दे और मार्केट में अभी भी पेन की सप्लाई कितनी रखे, 10 पेन की ही रखे। तो अब क्या होगा, 100 पेन की डिमांड है लेकिन मार्केट में खाली 10 पेन अवेलेबल है। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी पेन की कॉस्ट बढ़ा देगा, वो कहेगा कि अब मैं 10 रुपए में नहीं बेचूंगा, अब मैं 100 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपके प्राइस के रेट में प्राइस का रेट बढ़ गया। तो इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो प्राइस है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। जब भी डिमांड बहुत ज्यादा होगा सप्लाई से, तो आप हमेशा याद रखोगे जो भी प्राइस है वो बहुत ज्यादा होगा, बढ़ेगा ना। और जब डिमांड आपका सप्लाई से बहुत ही कम होगा तो उस कंडीशन में ज्यादातर चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन होता है, इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और आप में से बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, कहेंगे मैम एक ही क्वेश्चन को कितनी देर समझा रही थी। तो स्टैगफ्लेशन आपको समझ में आया। स्टैगफ्लेशन भी आपका इन्फ्लेशन का एक वो है, जिसमें कि प्रोडक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है लेकिन जो प्राइस लेवल होता है वो आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन इज फिक्स्ड एंड द प्राइस लेवल राइजेस इट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 प्रश्न को देखते हैं। 6 प्रश्न क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव की बात की गई है, उसकी यूज की बात की गई है। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जा सकता है क्लीन और डर्ट को रिमूव करने के लिए क्लोथ से। दूसरा दिया गया है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है, कीड़ों को नष्ट करने के लिए। और आखिरी आपको दिया गया है कि थ्रू दीज वेव्स वन कैन मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड जो तीनों आपके यूजेस दिए हैं, ये तीनों यूजेस आपके सही है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेपर में प्रश्न पूछा भी है कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए किस वेव का यूज किया जाता है, तो आप याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का वहां पे यूज किया जाता है। तो 1 2 3 हो गया। चलिए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे आश्रम दिया गया है और संबंधित व्यक्ति दिया गया है, ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे कुछ आश्रम के नाम दिए गए, जैसे पवनार आश्रम। तो हम एक एक को करते हुए चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पवनार आश्रम की जब हम बात करते हैं तो हमें किसका नाम याद आता है, विनोबा भावे का नाम याद आता है, ठीक है। सदाकत की अगर हम बात करें तो किसका नाम याद आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, ठीक है। आरविले की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही फेमस आश्रम है जो कि किसका है, अरविंद, ये महर्षि अरविंद का है, ठीक है। फिर उसके बाद आनंद वन की अगर हम बात करें तो ये बाबा आमटे का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, नहीं, ए का कौन सा था आपका, ए का आपका थर्ड था, ठीक है, विनोबा भावे वाला पवनार आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर सी, सॉरी क्लास, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7th का सी, सी आपका सही उत्तर है। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 8वां प्रश्न आपका साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बात कही गई है, प्रकाश तरंगों की बात की गई है और बोला गया है जो लाइट वेव्स होती है वो आपके ट्रांसवर्स नेचर की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसकी वजह से होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है इसकी वजह से, ये रीजन दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपकी जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी तो वहां पे पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण होगा। तो assertion और रीजन दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये एकदम सही है।
चलिए 9वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर आपके कुछ कमिटीज के नाम दिए गए हैं। क्लास कमिटीज से रिलेटेड भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कमिटीज को डिस्कस किया था जो कि आपके पॉलिटी से रिलेटेड कमिटीज थी। यहाँ पर आज हम कुछ और कमिटीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि तारापोर कमिटी, ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ठीक है। अभिजीत सेन समिति, फिर उसके बाद कीर्ति एस पारिक कमिटी, फिर अरविंद मयाराम कमिटी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले तारापोर कमिटी 1997 में, ठीक है। उसके बाद अभिजीत कमिटी 2007 में। तो सबसे पहले तो पता ही है कि 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 हो गया। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए जो है वो आपका सही होगा। देख लीजिए 9 का ए सही है। तारापोर कमेटी 1997 में आई थी और ये किस चीज से रिलेटेड थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1997 में रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर श्री एस तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अभिजीत सेन समिति की अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे परिवर्तनीयता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कन्वर्टेबिलिटी की बात की जा रही है। जो इंग्लिश वाले हैं वो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभिजीत सेन समिति की अगर हम बात करें तो कृषिगत उत्पादों के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग की समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादों मतलब पेट्रोलियम जो आपके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी मूल प्रणाली पर सुझाव देने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। और अरविंद मायाराम समिति की अगर हम बात करें, इसका प्रत्यक्ष विदेश निवेश के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। देखिए क्लास याद रखिएगा, जब भी कमिटीज पढ़िए तो ईयर तो याद ही रखिए, साथ ही साथ इनका कैसा रिकमेंडेशन था, क्या रिकमेंडेशन था, किस चीज से ये रिलेटेड थी, ये भी याद रखिएगा। अब ये एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है, ये प्रश्न पेपर में बन सकता है, याद रखिएगा। तारापोर समिति से रिलेटेड प्रश्न तो बना है पेपर में, ठीक है, 1997 वाला जो तारापोर कमेटी थी, ये याद रखिएगा। और भी यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 मिनट में रुकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत बल्ब के टूटने पर आवाज होने का प्रमुख कारण क्या है? आज साइंस से रिलेटेड प्रश्न लग रहा है, ज्यादा है। The main reason for the sound produced during the breakdown of the electric bulb, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। बल्ब में आर्गन, नियॉन जैसी गैसों के भरे होने के कारण, ठीक है, बल्ब के तंतुओं के टूटने के कारण, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ द बल्ब फाइबर, विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होना, ठीक है, वैक्यूम इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर यहाँ पे क्या है, ओवर हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, जब इलेक्ट्रिक बल्ब टूटता है तो उस समय एक हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है? वैक्यूम जो उसके अंदर बल्ब के अंदर होता है उसके कारण, ठीक है। तो जब आपका टूटेगा बल्ब तो वैक्यूम, कोई भी चीज है उसके अंदर वैक्यूम भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे आपकी एयर अंदर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। विद्युत बल्ब के टूटने पर आवाज होने का प्रमुख कारण विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होना है, ठीक है, वैक्यूम के प्रेजेंस का। चलिए 11th को देखते हैं हम। 11th प्रश्न को, कुरिल द्वीप किन 2 देशों के बीच विवादित है? ठीक है, कुरिल आइलैंड इज लोकेटेड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, किन 2 देशों के बीच में ये विवादित है? तो हम देख लेते हैं, रशिया एंड जापान, जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडोनेशिया, वियतनाम एंड चाइना। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? रशिया एंड जापान। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, 11th का ए। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप कुरिल आइलैंड को देखेंगे मैप में तो इधर आपको रशिया दिख रहा है, रशिया का हिस्सा, ये देखिए पूरा रशिया है ये, और इधर आपका जापान है। जापान और रशिया के बीच में आपका कुरिल आइलैंड है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये आपका कब से ये डिस्प्यूटेड लोकेशन है? 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में रूसी सेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से जापान और रशिया के बीच में यहाँ पर आपका ये डिस्प्यूटेड एरिया है। चलिए 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे बोला है। शहर दिए गए हैं और नदियां दिए गई हैं, तो अहमदाबाद, नर्मदा, सूरत, तापी, कटक, महानदी, श्रीनगर, झेलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है बोला गया है? सूरत, तापी, ठीक है, फिर यहाँ पे कटक, महानदी, ठीक है, श्रीनगर, झेलम सही है। अहमदाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, वो साबरमती के किनारे है।
साबरमती के किनारे, ठीक है। तो कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? 12वें का ए। 13वें प्रश्न को देखते हैं। यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध रम जंगल व मैरी कैथलीन क्षेत्र किस देश में स्थित है? मिनरल से रिलेटेड प्रश्न लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, आज की क्लास में भी अब हम देख लेते हैं, पूछ लेता है। यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व की बात की गई है कि मैरी कैथलीन और रम जंगल ये कहाँ के यूरेनियम रिजर्व है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला आपको कजाकिस्तान दिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया दिया है, फिर नाम्बिया दिया है और कनाडा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपका ये लोकेशन मैरी कैथलीन लोकेटेड है, ठीक है। मैरी कैथलीन और रम जंगल ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 14 प्रश्न, वायु का वह तापमान जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है कहलाता है, ठीक है। ये बोला गया है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट विच वाटर कन्वर्ट फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू द लिक्विड और सॉलिड इज कॉल्ड। ये एक डायरेक्ट प्रश्न है, यहाँ पे इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जिसमें कि वाटर जो होता है वो फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ओसांक कहते हैं। 14th का बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, कुछ प्रश्नों में मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको, कुछ प्रश्नों में मैं बिना एक्सप्लेन किए आगे बढ़ जाती हूँ। जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, जहां पर डायरेक्ट प्रश्न है किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसको मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समय का भी याद रखना है, ध्यान रखना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पूरी कोशिश की जाती है कि आप लोगों के अनुसार आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाए। अगर आपको कुछ और भी चीजें चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज्यादा चाहिए तो वो आप जरूर बताइएगा। चलिए 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला गया है कौन सा आपका सही है। सबसे पहला दिया गया है, ये जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। देखिए क्लास, केसीसी, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, फसल बीमा योजना, थोड़ा सा पढ़ के पेपर में चले जाया करिए, इसलिए ना, क्योंकि ये ठीक है ये पहले लॉन्च हुई स्कीम्स हैं, लेकिन पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं ये लोग क्योंकि बहुत फेमस स्कीम्स हैं ये ना, अभी लागू भी है इस वजह से। तो यहाँ पे 18 क्या दिया है, 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया था। और इसका थीम क्या है? हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, मतलब स्वस्थ धरा खेत हरा। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, याद रखिएगा, ईयर मत भूलिएगा 2015। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब ये लोग पेपर में प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ स्कीम्स के नाम दे देते हैं पुरानी स्कीम्स के और बोलते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए, तो आप याद रखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड आपका 2015 में आया है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ग्रीन बैंकिंग से क्या संदर्भ है, मतलब आशय क्या है, ठीक है, ग्रीन बैंकिंग मतलब क्या होता है। ग्रीन दे दिया है तो जब भी ग्रीन दिया है तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं ग्रीन है तो मतलब एनवायरमेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट की बात करेंगे। ये एक तरीके से आप इस अप्रोच को ले सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा सही ही हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में जब भी हम हरे की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, जो BIO बायो मतलब लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप पेपर को में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रीन बैंकिंग दी गई है, बैंकिंग बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण, ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बाय द बैंक। दूसरा आपको दिया गया है बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण, ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ द एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय द बैंक। सी देखते हैं, बैंकों में सौर ऊर्जा के जरिए विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई थ्रू सोलर एनर्जी इन द बैंक, नन ऑफ द अबव। जब कुछ नहीं पता, मैंने आपको बताया ग्रीन बैंकिंग दी गई है, ग्रीन का अर्थ आप समझ सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल होगा, तो आप सीधे आंसर क्या मार्क करेंगे? बी। 16th का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उपाय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टाइट फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है। तो पहला आपका दिया गया है करारोपण में वृद्धि, ठीक है, फिर उसके बाद कर रोपण में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन टैक्सेशन, ज्यादा टैक्स लेना, फिर घाटे की वित्त व्यवस्था पर रोक,
तो टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट, घाटे की वित्त व्यवस्था में रोक की बात की गई है। सार्वजनिक व्यय में कमी, टू डिक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और आखिरी आपका दिया गया खुली बाजार की क्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ठीक है। सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्लास एक चीज याद रखिएगा, टाइट फिजिकल पॉलिसी होती है, मतलब संकुचनकारी राजकोषीय नीति की बात की जा रही है यहाँ पर। इसी तरीके से इजी फिजिकल पॉलिसी भी होती है। जब भी हम टाइट फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के हाथ में जो पैसा है ना उसको कम करने की बात कर रहे हैं। आप समझिएगा, इजी फ्लो की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, आरबीआई ने, जो सेंट्रल बैंक है, वो करेगी, हम और आप नहीं करेंगे। बस मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब इजी हम लोग फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा दे दो, खूब ढेर सारा मार्केट में पैसे को फ्लो होने दो। और जब टाइट किसी चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्केट से पैसे को क्या करें, खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। हम नहीं खींच रहे, कौन खींच रहा है? जब भी मैं हम कह रही हूं तो आप सेंट्रल बैंक आरबीआई सोचोगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे यहाँ पर, इस तरीके से आप समझो। यहाँ पर टाइट फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है। तो इंक्रीज इन टैक्सेशन, जब टैक्सेशन ज्यादा होगा तो आपको पता है नॉट अ टूल बोला गया, नॉट अ टूल, नॉट अ टूल बोला गया। अब टैक्सेशन ज्यादा होगा, सरकार अगर टैक्स ज्यादा लगा रही है, समझ फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है, सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? उस कंडीशन में लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो लोगों के हाथ से पैसा जाएगा ना। तो टाइट फिजिकल पॉलिसी का एक मेथड ये टूल होगा, समझ में आ रहा है? टाइट है मतलब लोगों के हाथ से पैसे को लो, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेशन, सरकार टैक्सेशन, यहाँ पे सरकार की बात होगी जब टैक्स की बात होगी, ये भी चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेशन, तो लोगों के हाथ से पैसा जाएगा, ठीक है। फिर टू कंट्रोल टू फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट तो सरकार अपने तरीके से, किसी भी तरीके से जो घाटा है उसको कम करेगी। तो घाटा कम करने के लिए वो टैक्स लगा सकती है, कई चीजें कर सकती है, सब्सिडी घटा सकती है, वो सब दूसरी चीजें हैं। तो ये भी, इसमें भी क्या होगा, पैसा लोगों के हाथ से जाएगा, ठीक है। टू डिक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार पैसे ही नहीं देगी, डिक्रीज कर देगी, तो उस कंडीशन में भी लोगों के हाथ में कम पैसे बचेंगे। सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहां पर देखिए फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है, यही चीज मैं आपको बताने जा रही थी। जब भी हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी बात करेंगे तो वहां पे आरबीआई का रोल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा। यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है तो फिजिकल पॉलिसी में आपका सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन करेगा? इसमें क्या होगा, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहे हो तो आप पैसे तो दे रहे हो, लेकिन ये सेंट्रल बैंक का काम है, आरबीआई का काम है। पॉलिसीज की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक आपकी कौन सी होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करोगे तो यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक आएगा, आरबीआई आएगा, ठीक है। जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब याद रखिएगा क्लास, जब भी टाइट टर्म आएगा, ठीक है, तो टाइट में क्या हो रहा है, पैसे खींचे जा रहे हैं, ठीक है। और इजी फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अगर यहाँ पे इजी फिजिकल पॉलिसी की बात होती तो हम कहते हैं हम टैक्सेशन को घटाएंगे, सरकार टैक्सेशन को घटाएगी, फिजिकल डेफिसिट को क्या करेगी, मतलब उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। समझ में आ रहा है? आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उसमें आपके सीआरआर होते हैं, एसएलआर होते हैं, ओएमओ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेलिंग होती है, ये सब चीजें होती है। तो अब आपको समझ में आया, यहाँ पे टाइट फिजिकल पॉलिसी की बात की गई है, फिजिकल पॉलिसी की, इसी वजह से यहाँ पर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओएमओ, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल है, अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी होता तब ये होता। समझ में आया? फिजिकल पॉलिसी आपकी सरकार देखती है, तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, खुली बाजार की क्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपाय है। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी का, मत भूलिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, फिजिकल पॉलिसी सरकार। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब हम टाइट फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये किसका उपाय है, ये सरकार द्वारा लिया गया एक उपाय है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। दो ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, टाइट मतलब पैसे ले लो, इजी मतलब पैसे दे दो, फिजिकल मतलब सरकार, मॉनेटरी मतलब आरबीआई। बस बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
18वें प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किया जा चुका है, ये ऐसे कर लो। तो वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क, यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, कानपुर। 18वें का सही उत्तर क्या है, कानपुर में। ठीक है। 19वां प्रश्न हम देखते हैं, देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर है, कर लो इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर वाराणसी, पटना, कोलकाता, हरिद्वार। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है, पटना है। ठीक है, पटना है। तो फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पटना में है, याद रखिएगा। लेदर वाला कहाँ पर है आपका, कानपुर में है। दोनों याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर आपका दिया गया कू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है कू, उससे रिलेटेड। इट इज मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक ट्विटर। कू के बारे में है, थोड़ा सा ये मतलब क्या हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूंगी। ठीक है, इसको अगर आप एक बार बस देख लीजिए, अगर पेपर में पूछ लिया है 20वां प्रश्न तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेदर वाला और डॉल्फिन वाला आप याद रख सकते हैं क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कहाँ पर है करके। लेकिन ये कू वाला तभी डिस्कस करते हैं हम। कू, इट इज अ मेड इन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक ट्विटर। दिस ऐप हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सेल्फ रिलिएंट इंडियन ऐप इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत के ऐप नवाचार चैलेंज का खिताब प्राप्त कर चुका है और की जो है वो ट्विटर की तरह मेड इन इंडिया ब्लॉगिंग है। तो ये दोनों ही सही है आपका, यहाँ पे सही उत्तर 20 का सी हो जाएगा। 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट की बात की गई है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड लाइन इज 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 89 किलोमीटर की बात की गई है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच की जो दूरी है वो 89 दी गई है। ठीक है, भारत उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंधियों में स्थित है। ठीक है, जो भारत है वो आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है। अब ये तो आपको पता होगा ना, अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ से, अरे सॉरी, ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है, तो यहाँ पर ये जो मिड लाइन है ये इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, ये इक्वेटर है, इधर की आपके इक्वेटोरियल रीजन हो गई। इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आपके सब इक्वेटोरियल रीजन की बात होती है। तो जो इंडिया है वो आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया से इक्वेटर पास होता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा इंडिया के कितने स्टेट से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, इंडिया के कितने स्टेट से इक्वेटर पास होता है। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्णतया उपोषण कटिबंधों में स्थित है। ठीक है, उपोषणी कटिबंधीय रीजन में सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लोकेटेड है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपका जो बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में 89 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं होता। और सब सही है, उत्तर प्रदेश सब ट्रॉपिकल रीजन में है, भारत हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूडनल लाइन 111 होती है। यहाँ पर देख लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, एकदम सही है। दो देशांतर रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर निश्चित दूरी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं दो रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और लैटिट्यूडनल ये होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे इस तरीके से लैटिट्यूडनल। तो यहाँ पर आपका फिक्स नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ऐसे ड्रॉ होती है ना क्लास, तो मेरा उतना सुंदर वो नहीं है, ऐसे करके है। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये आपका लैटिट्यूडनल। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, यहां पर आपको उत्तर मिल गया ना क्लास। ये वाला द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज 89 किलोमीटर, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हम लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हम कह सकते हैं 111 किलोमीटर है, लेकिन ये आपका फिक्स नहीं है क्योंकि ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब, तो कितना होगा ये आपके उस पर डिपेंड करता है। चलिए, चीजें क्लियर हो गई होगी। 22वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत जल से बनने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एरेटिक ट्रोपोग्राफी की बात की गई है और बोला गया है ग्राउंड वाटर से बनने वाली नहीं है। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। सबसे पहले आपको दिया गया डोलोइन,
फिर उसके बाद युवाला, फिर अंधी घाटी जिसको कि ब्लाइंड वैली कहते हैं, फिर ड्रिप स्टोन। तो यहाँ पे ड्रिप स्टोन आपके ग्राउंड वाटर से बनने वाली टोपोग्राफी नहीं है। 22वें का डी आपका सही होगा। अभी अब अगर हम बात करें भूमिगत जल से बनने वाली जो आपकी टोपोग्राफीज हैं, उसमें डोलोइन होता है, युवाला होता है, पोलजे होता है, ब्लाइंड वैली जिसको कि अंधी घाटी कहते हैं, लैपी, ये कुछ होते हैं। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड की बात की गई है, जनसंख्या पिरामिड की बात की गई है, और बोला गया जनसंख्या पिरामिड अगर आधार पर, ठीक है, बेस पर चौड़ा हो और ऊपर की तरफ ये सकरा हो जाए, मतलब नैरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो मैं आपको बता दूं, अगर बेस चौड़ा हो और जो आपका एज है, मतलब टॉप है, वो शार्प हो, तो इसका मतलब होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो 23वें का ए सही उत्तर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि देखा गया है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिग्रोरियस के रूप में जाना जाता है? फिग्रोरियस के रूप में जाना जाता है, तो इसको पढ़िए। फ्रांस के अंगूर बनाना ये बगान, ठीक है, फ्रेंच ग्रेप प्लांटेशन को क्या हम कहते हैं? फिग्रोरियस बोलते हैं। फिर ब्राजीलियन कॉफी गार्डन, ठीक है, अर्जेंटीना के अत्यधिक यंत्रीकृत बूचड़ खाने, ठीक है, हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस ऑफ द अर्जेंटीना, और आखिरी आपका दिया गया है डेनमार्क के मशीनीकृत डेयरी फार्म। तो यहाँ पे आपका फ्रिगोरियस का मतलब होता है हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस ऑफ द अर्जेंटीना। 24वें का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। इसको देख लीजिएगा, ये कुछ अलग सा प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, 24वें का सी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पे चट्टानों की बात की गई है और क्या बोला गया है? इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन समय पे हुआ था। ठीक है, दीज रॉक हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक। जो आर्कियन रॉक थी उनके अपर्दन के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, मतलब लगभग उनके बाद, उन चट्टानों के बाद इनका हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है ये प्राचीनतम परतदार चट्टाने हैं। ठीक है, इसमें आपके परतदार चट्टाने हैं ये। इनमें आपके जो फ्यूल्स होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, मतलब उनका अभाव है बोला गया है। लैक ऑफ फॉसिल्स इन देम। संसार के सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हिंट है। अरावली माउंटेन जिसको कि हम ओल्डेस्ट माउंटेन बोलते हैं, वो इन्हीं रॉक से फॉर्म हुई है, और ये चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रमुख धात्विक खनिज, ठीक है, जो खनिज है, जो मिनरल्स है, वो इन चट्टानों में पाया जाता है। देखिए 2-3 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉसिल्स नहीं है। जब भी हम फॉसिल्स की बात करते हैं ना, कि यहाँ पे इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो हम गोंडवाना की बात करते हैं। ठीक है, वहां उसमें कोल पाया जाता है, गोंडवाना, जो गोंडवाना आपके रॉक्स है वहां पे आपके कोल मिलते हैं, कोयले मिलते हैं। ठीक है, हम जब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स कहाँ से मिलता है? धारवाड़ प्लेटू से। ठीक है, ये धारवाड़ रीजन से मिलता है। तो यहाँ से भी आप पेपर में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और आपका बोला गया है इरोजन, किसके इरोजन से इनका फॉर्मेशन हुआ? आर्चियन रॉक के। तो अगर आप पढ़ोगे तो आर्चियन रॉक के बाद आपका धारवाड़, फिर कटप्पा, फिर गोंडवाना, इस तरीके से आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? धारवाड़ रॉक। एक चीज भी अगर आपको पता होती कि जो धारवाड़ रॉक्स है ये मिनरल रिच है। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, गोंडवाना में यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से कोयला वोयला यहाँ पे मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो 25वें का बी आपका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न हम देखते हैं, एज ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, एज ऑफ पेंडेमिक सीधे है, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। बुक है, ये किसने लिखी है? डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। चिन्मय दुबे, हंटर बिडेन, फिर अनुपम खेर, फिर सुनील अंबेकर। तो यहाँ पर चिन्मय दुबे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एज ऑफ पेंडेमिक, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड।
27वां प्रश्न देखते हैं। संकल्प योजना की बात की गई है और बोला गया संकल्प योजना किस मंत्रालय की पहल है, ठीक है, इनिशिएटिव किसकी है। सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है और आखिरी आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर यही आपका सही है, डी जो है वो आपका सही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, संकल्प स्कीम। 28वां प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे कि खुद का मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एस्टिमेटिंग द इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एस्टिमेटिंग द इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट बोला गया है। पहला आपको लद्दाख दिया है, दिल्ली दिया है, चंडीगढ़ दिया है और गोवा दिया है और यहाँ पे सही उत्तर आपका है चंडीगढ़। 28वें का सी आपका सही उत्तर है। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और नदी दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये डैम कहाँ पे लोकेटेड है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है, बार बार ये प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोटेश्वर आपको भागीरथी दिया गया है, ठीक है, तिपाईमुख बराक दिया गया है, कोयना पे दिया गया है, बहुत ही आसान था ये थे, दुल्हस्ती आपको सतलज पे दिया गया है। तो नॉट करेक्टली मैच बोला गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन सा सही नहीं है, दुल्हस्ती, ये सतलज पे नहीं है, ये चेनाब पर है, ठीक है, ये सतलज पे नहीं है, ये चेनाब पर है, ये याद रखिएगा। डी आपका वो हो जाएगा चेनाब, देखिए यहाँ पे दुल्हस्ती चेनाब। अब यहाँ पे 30वां प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, कितने बच्चे खुश हो गए होंगे, चलो 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। लेकिन इन 30 प्रश्न में हमने बहुत से ऐसे प्रश्न डिस्कस किए जहां पे एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत थी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के कारण है, ठीक है, यहाँ पे कॉज ऑफ सॉइल इरोजन की बात की गई है। पहला डिफोरेस्टेशन दिया गया है, चेंजेस इन रिवर रन ऑफ, नदी अफवाह में परिवर्तन की बात कही गई है, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड की बात की गई है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति की बात की गई है, तीव्र पवन की बात की गई, स्ट्रॉन्ग विंड की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, सॉइल इरोजन इसकी डिफोरेस्टेशन के कारण भी हो सकता है, चेंज इन रिवर रन ऑफ के कारण भी हो सकता है, नदी अफवाह में परिवर्तन के कारण नदी अपनी जगह दूसरी जगह से फ्लो करने लगी तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि नदी जैसे ही अपना रास्ता बदलेगी तो वहां पे जो आपके जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसको वो लेके बहते हुए आगे बढ़ेगी ना, तो सॉइल इरोजन होगा। अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ठीक है, उससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, मृदा अपरदन होगा। और स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा भी है तो उससे भी क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो ऊपरी जो सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जो भी आप डाउट पूछते हैं या फिर आप जो भी सजेशन देते हैं उसको मैं ध्यान में रखूं और आने वाली क्लासेस में उसको लाऊं भी आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों के कहने पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जा रहा है, अब हम 5 क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।